हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम पंचवर्षीय योजना के सभी क्वेश्चन और सभी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, जो कि एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा चल रही है। इसमें हर एक सेट में एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आ रहा है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे तो सारे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिनका पेपर आगे आने वाला है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक चला। इस योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुई। इस योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का संतुलन विकास करना था। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई और इस दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी व्यास नदी परियोजना। इन सारे पॉइंटों को आप लोग ध्यान दीजिए, इन्हीं पॉइंटों में से क्वेश्चन आएगा पेपर में। सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना था। इस परियोजना में भिलाई इस्पात कारखाना, जो रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में बनाया गया, इसकी स्थापना इसी योजना में की गई थी। इसके अलावा दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। और तीसरी, राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से इसी योजना में बनाया गया। ये तीनों इस्पात कारखाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना इसी योजना के तहत हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ। इसके अलावा भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में हुई तथा इस युद्ध के कारण भीषण सूखा के कहानी योजना अपने लक्ष्य तक को प्राप्त नहीं कर सकी। इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964 में, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965 में कानपुर में, कृषि लागत और मूल्य आयोग CASP 1965 में, इन सभी की स्थापना की गई। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इन सारे पॉइंटों को आप लोग ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेना। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों योजना अवकाश आया 1966 से 1969 तक। यह 3 साल तक चला। इस दौरान 3 वर्ष योजना चलाई गई, क्योंकि चीन व पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण चौथी पंची और सी योजना शुरू न करने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने की। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 साल का था, जो 1969 से 74 तक चला। इस योजना को गार्ड की योजना, ये सॉरी दोस्तों ये गलत है, इस योजना को गाडगिल की योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना असफल रही, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। इसके अलावा 1969 में इसी योजना में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा 1974 में पोखरण राजस्थान में नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा इस योजना की प्रमुख उपलब्धियां थी। इसका कार्यकाल दोस्तों याद रखना 1969 से 74। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। दोस्तों यह योजना केवल 4 साल तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई। इसी योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को इसी योजना के तहत की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना आई, जो 1978 से 80 तक चली। इसका कार्यकाल 2 साल का था। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इस योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हर पेपर में बार बार पूछता है, तो ये सन याद रखना 1982 में हुई। इस योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना आई, जो 1985 से 90 तक चली।
इसमें सेबी की स्थापना 1988 में हुई। जवाहर रोजगार योजना 1989 में हुई। इसमें जो है सेबी की स्थापना 1988 में बार पेपर में पूछता है, ये जरूर नोट कर लेना। के बाद योजना अवकाश 2 साल के लिए है 1990 से 1992। इसमें सिडबी की स्थापना हुई 1990। तो दोस्तों सिडबी भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बार। इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली। इस योजना के तहत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इसका दोस्तों सन याद रखना, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जैसे प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्ष में दोगुना करना, साक्षरता दर को 2007 तक 75% तक पहुंचाना, वनों के विस्तार को 2007 तक 25% एवं सन 2012 तक 33% के स्तर पर लाना। इस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखना दोस्तों, 2002 से जो 2007 तक है। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 12 तक चली। इसका भी सन याद रखना, सन ही पूछता है ज़्यादातर। के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योजना के बाद अन्य कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। दोस्तों सारी योजनाओं के सन कार्यकाल जरूर याद रखना, ये जरूर बार पूछते। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम जनगणना के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि SSC GD की परीक्षा चल रही है, उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वीडियो लास्ट तक देखें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार। बिहार की जनसंख्या 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है, जिसकी जनसंख्या 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है, जो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक। अंडमान एवं निकोबार द्वीप 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे कम है। अधिकतम लिंगानुपात में केरल जो सर्वाधिक है 1084। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है, जो कि 995 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा 879। दूसरे स्थान पर सिक्किम, जो कि 890 है। लिंगानुपात में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 1037 सर्वाधिक। दमन एवं दीव 618 सबसे कम। और दोस्तों पूरे भारत का लिंगानुपात 983 है। साक्षरता दर केरल की साक्षरता दर 94% है, जो कि सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है, जिसकी 91.3% है, जो दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, जो कि 61.8% है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की साक्षरता सबसे अधिक है, जो कि 91.8% है, सर्वाधिक। दादर एवं नगर हवेली, जिसकी साक्षरता दर 76.2% है, जो कि सबसे कम है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्री और पुरुषों साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य का है? आंसर राजस्थान। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नियमित रूप से जनगणना 1881 से चालू की गई। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना करने का श्रेय स्वीडन को है, जो कि 1749 में हुई थी। यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है।
2011 की जनगणना के अनुसार एससी की संख्या 20 करोड़ है। सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की जनसंख्या 10 करोड़ है। ओबीसी 52% है। एसटी 8.6%, एससी 16.6%। 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही। इस जनगणना में देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 11.2% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश 11 करोड़। ये दोस्तों दूसरे स्थान पर आता है सर्वाधिक जनसंख्या में। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है 6 लाख। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आप लोग वीडियो को पूरी देखें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 1.67 करोड़ जनसंख्या है। न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 64,000 है। सबसे कम लक्षद्वीप की है, सर्वाधिक दिल्ली की। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, जिसकी जनसंख्या 27.8% बढ़ती है। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड। दोस्तों नागालैंड की 0.6% दशकीय वृद्धि में कम हो रही है, गिरावट है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम शास्त्रीय नृत्य और प्रसिद्ध कलाकार के बारे में करने वाले हैं, जो कि नृत्य से संबंधित हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय एसएससी जीडी की परीक्षा चल रही है और भी आगामी परीक्षाएं हैं, तो उन सभी में शास्त्रीय नृत्य और प्रसिद्ध कलाकार से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होती है। पहला शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का है। दूसरा मोहिनीअट्टम, केरल का है। कथकली कथकली भी केरल का है। कथक कथक उत्तर भारत का है, जो कि यूपी और राजस्थान में होता है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ये 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर देखते हैं कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, यूपी राजस्थान, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, सत्रिया असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। और प्रसिद्ध कलाकार जैसे कि पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इन्हें 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, मृदलिनी साराभाई, ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों करती हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों नृत्य करती हैं। वैजंती माला भरतनाट्यम, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बाला सरस्वती, ये भरतनाट्यम से हैं। दोस्तों बाला सरस्वती को क्वीन ऑफ भरतनाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। राधा रेड्डी और शोभा नायडू, ये दोनों कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिंदादीन, ये सारे जितने भी महाराज लगभग हैं सभी कथक से संबंधित हैं। सितारा देवी और कालिका प्रसाद, ये भी कथक से संबंधित हैं। कृष्ण गोपीनाथ और नारायण मेनन, ये कथकली से संबंधित हैं। कल्याणी अम्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित है। कल्याणी अम्मा बहुत बार पेपर में रिपीट होता है और ये कथक भी बहुत बार रिपीट होता है। झावेरी बहनें मणिपुर से संबंधित, यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केलूचरण महापात्रा प्लस सोनल मान सिंह उड़ीसी संबंधित हैं। ये दोनों भी दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। रीता गांगुली, ये कथकली से संबंधित हैं। गुरु पंकज, ये उड़ीसी से संबंधित हैं। संत शंकर देव, ये सत्रिया से संबंधित हैं। दोस्तों सत्रिया जो है नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है तो रोज़ का एनालिसिस आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न और भारत की महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। इन दोनों टॉपिक से हर परीक्षा में लगभग एक क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया,
ये बाँसुरी से संबंधित हैं। पन्नालाल घोष, ये भी बाँसुरी से संबंधित हैं। अल्लाह रखा खां, ये तबला से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन, ये भी तबला बजाते हैं। किशन महाराज, ये भी तबला बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक हैं। इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला था। पंडित रविशंकर, ये सितार वादक हैं। इन्हें भी भारत रत्न 1999 में मिला था। फर्स्ट संगीतकार भारत रत्न MS सुब्बालक्ष्मी हैं। इन्हें 1998 में मिला था भारत रत्न। S बालाचंद्रन वीणा से संबंधित हैं। अमजद अली खान सरोद से संबंधित हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भजन सुपारी, ये संतूर से संबंधित हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी संतूर से संबंधित हैं। केलू चरण महापात्र, ये पखावत से संबंधित हैं। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लोग आप लोग ध्यान से देखिए। TN कृष्णन, ये वायलिन से संबंधित हैं। अब दोस्तों, भारत की महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। मुंडा संथाल हो जनजाति, ये झारखंड में रहती है। मोपला मिसमी उबरे डफला, ये जनजाति अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। खारो खासी जैतिया, ये मेघालय की जनजातियां हैं। कुकी मैती, ये मणिपुर की हैं। लेप्चा भूटिया, सिक्किम की जनजाति हैं। मीणा गरासिया भील कथौड़ी, ये राजस्थान की जनजातियां हैं। ये जनजातियों से एक क्वेश्चन लगभग सभी परीक्षाओं में आता है। टोडा, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर रहती है, जो तमिलनाडु में है। बोडो असम में रहती है। चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश व तेलंगाना दोनों राज्यों में रहती है। गुज्जर बकरवाल जनजाति, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में रहती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में सबसे ज़्यादा रहती है। जारवा सेंटिनली ओम सोमपेन जनजातियाँ, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं। बस इतने ही क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय SSC GD 2025 की परीक्षाएं चल रही हैं और इस परीक्षाओं में महत्वपूर्ण लोक नृत्य से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। जिन लोगों का पेपर आगे है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हम जानने वाले हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला लोक नृत्य छम, ये हिमाचल प्रदेश का है। भवई लोक नृत्य गुजरात का है। कुटी पट्टम, ये केरल का है। यक्षगान कर्नाटक का। करगा लोक नृत्य कर्नाटक का। हिकात लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का। रऊफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर का। ढकनी लोक नृत्य गोवा का। तिपाड़ी लोक नृत्य गुजरात का। पुंग चोलम लोक नृत्य मणिपुर का। ये दोस्तों पुंग चोलम लोक नृत्य मणिपुर वाला GD की परीक्षा में आया है। इसके अलावा फुगली लोक नृत्य गोवा। पंथी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में। स्वांग बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, ये हरियाणा का है। थांगटा भी इंपॉर्टेंट है, ये मणिपुर का है। चू फाट सिक्किम का लोक नृत्य। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। बगरुम्बा असम का लोक नृत्य, बगरुम्बा बहुत पूछा जाता है। छऊ, छऊ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वेस्ट बंगाल झारखंड और उड़ीसा में होता है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। गरबा गुजरात का। घूमर राजस्थान का, घूमर भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है। कालबेलिया राजस्थान का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू असम, बिहू बार बार पूछा जाता है। भोरताल असम। लावड़ी, लावड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य। लेझिम महाराष्ट्र का। तमाशा, ये भी महाराष्ट्र का। दोस्तों, लावड़ी लेझिम तमाशा ये तीनों महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। चरकुला उत्तर प्रदेश का। नौटंकी उत्तर प्रदेश का। चरकुला और नौटंकी दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। नटी हिमाचल प्रदेश का। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश। ये 32 नंबर दोस्तों चाप चूर फूट, जिसे बम्बू डांस भी बोलते हैं, ये मिजोरम का है। धमान हिमाचल प्रदेश का। डोलूपुरिया लोक नृत्य कर्नाटक का। गरिया पूजा त्रिपुरा का। गीदड़, गीदड़ लोक नृत्य राजस्थान का है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गिद्दा पंजाब का। भांगड़ा पंजाब का, ये दोस्तों आज की शिफ्ट में पूछा गया है। डफ पंजाब का। सरहुल झारखंड का, सरहुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वांगला मेघालय का। नॉन क्रेन मेघालय का। वांगला और नॉन क्रेन दोनों ये मेघालय के लोक नृत्य हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाउल वेस्ट बंगाल का। थय्यम केरल का। परिचलकी
परिचकली नृत्य, ये लक्षद्वीप का है। कोलकली लोक नृत्य, ये भी लक्षद्वीप का है। सिलंबम लोक नृत्य तमिलनाडु का है। वीरनाट्यम आंध्र प्रदेश का है। भामा कल्पम लोक नृत्य, ये भी आंध्र प्रदेश का है। सरल मकाई मिजोरम का है। दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, तो ये सारे आप लोगों को याद हो जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी पर। आज हम महत्वपूर्ण क्रांतियों के लगभग सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्रांतियाँ इंपॉर्टेंट हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जिन लोगों का पेपर आगे है वह इस वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली क्रांति जो है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं और ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। जैसे भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं। वे एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और वे भारत रत्न विजेता थे। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। इस दौरान भारत के खाद्य मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। हरित क्रांति के जरिए भारत को अकाल जैसी स्थिति से बाहर निकाला गया। गेहूं और चावल की उपज में बढ़ोतरी हुई। कृषि में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिली। लाखों लोगों की भुखमरी से रक्षा हुई। हरित क्रांति के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, जैसे उच्च उत्पादक क्षमता वाले बीजों का इस्तेमाल, आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल, सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल, किसान को कम दाम पर सुविधाएं देने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना, क्रेडिट कार्ड और दुर्घटना बीमा योजना PAIS की शुरुआत, ये सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। अगली क्रांति श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जैसे भारत में श्वेत क्रांति के जनक पद्म विभूषण डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 9 सितंबर 2012 को 90 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो गया। 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में पैदा हुए डॉक्टर कुरियन ने 1943 में मद्रास विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री पूरी की है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद पीली क्रांति। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगली क्रांति जो है नीली क्रांति है। नीली क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन है। ये मछली उत्पादन से संबंधित है। हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से जुड़ी एक सरकारी योजना है। इसका मकसद मछली उत्पादन को बढ़ाना और मछुआरों की आय बढ़ाना है। इसके बाद लाल क्रांति है। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। ये मांस एवं टमाटर उत्पादन से है। इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु, लाल क्रांति भारत में एक कृषि सुधार था जिसके परिणाम स्वरूप टमाटर और मांस उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसका नेतृत्व विशाल तिवारी ने किया था, जो भारत में लाल क्रांति के जनक हैं। इस क्रांति के कारण टमाटर और मांस जैसे प्रमुख पशुधनों उत्पादनों के उत्पादन में प्रति वर्ष औसतन 3.1% की वृद्धि हुई है। ये क्रांतियों के बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो आप लोग 2 से 3 बार पढ़ना वीडियो पूरी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। इसमें बागवानी, ये दोस्तों गलत टाइपिंग हो, शहद होगा यहाँ पे, शहद एवं फलों के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद गुलाबी क्रांति, दुर्गेश पटेल इसके जनक हैं। ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद भूरी क्रांति है, जो इसके जनक हीरालाल चौधरी हैं और ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद रजत क्रांति, जो अंडा कुक्कट उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति एक ऐसी तकनीक है जिसके परिणाम स्वरूप अंडे और मुर्गी पालन का उत्पादन में नाटकीय वृद्धि होती है। इस आंदोलन के पीछे इंदिरा गांधी प्रेरक शक्ति थी। यह संकर मुर्गों और मुर्गियों के उपयोग के साथ साथ अंडे के उत्पादन में सुधार के लिए व्यवहारिक विज्ञान के अनुप्रयोग के माध्यम से पूरा किया गया था। रजत साग क्रांति, ये दोस्तों कपास उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद हरित सोना क्रांति, ये बांस उत्पादन से संबंधित है।
दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।